हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मिनरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले के जो पार्ट्स है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने जाना कि मिनरल्स क्या होते हैं और फिर हमने जाना कि मिनरल्स किसके होते हैं, लैंड ओनर के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। तो कंट्रीज़ की वाइज अलग अलग चीज़ें हमने देखा। फिर उसके बाद मिनरल पॉलिसीज़ के बारे में हमने जाना। फिर आगे बढ़ते 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 हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, जिसमें हमने माइनिंग प्रोसेस के बारे में जाना और अलग अलग जो ओर्स हैं उनके बारे में जाना, आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने जो थर्ड वीडियो लेक्चर है उस पर स्टार्ट किया था। तो थर्ड वीडियो लेक्चर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अधूरा रह गया था, तो आगे हम उसको फोर्थ पार्ट में कवर अप करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमने बारे में जाना था। तो फैक्टर्स क्या क्या है जो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती है। तो लेबर के बारे में हमने जान लिया था। ओके, हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना, पावर और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, मार्केट के बारे में। अब हमको लेबर के बारे में हमको डिस्कस करना है कि लेबर का क्या रोल होता है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। तो स्किल्ड और ट्रेन लेबर इज नीडेड टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। वन ऑल्सो नीड स्किल्ड मैनेजर, सेक्रेटरीज, प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामर एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो मैंडेट्स फॉर अ few people to think out of box and make new discoveries, find solution to the problems and think differently from the crowd. तो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड और ट्रेन लेबर्स कौन लोग होते हैं जिनको उस काम में माहिरता होती है, उन्होंने उस काम के बारे में पढ़ाई की होती है, उनको पता होता है कि वो काम कैसे करना है। तो स्किल्ड और ट्रेन लेबर्स जो होते हैं वो चाहिए रहते हैं इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए। तो स्किल्ड लेबर्स भी चाहिए रहते हैं, उसके साथ साथ स्किल्ड मैनेजर्स भी चाहिए रहता है जो पूरी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है उसका पूरा देख रेख कर सके। सेक्रेटरीज की ज़रूरत होती है, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है कि आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की भी ज़रूरत होती है। और वैसे ही इंडस्ट्रियलाइज मैंडेट्स मतलब ज़रूरी है कि कुछ लोगों को वह ऐसे लोगों को रखे जो मतलब नई नई डिस्कवरीज करे, सोल्यूशंस फाइंड करे जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो भीड़ है उससे थोड़ा सा अलग हटके डिसीजन ले। So developed countries have a large pool of skilled workers, but the wage levels are high as the workers are organized and fight for their rights. The problem of labor is very different in developing countries. In these dense populated countries, there is pressing problems of unemployment. तो हम जब डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, जैसे कि अमेरिका हो गया, तो इस तरीके की जो कंट्री, जापान हो गया, तो इस तरीके की कंट्री में क्या है, बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स रहती हैं और इनकी जो तनख्वाह होती है, वेज लेवल होती है, वो भी क्या होती है, हाई होती है। जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मतलब उनका खुद का एक ग्रुप होता है, एक यूनियन होता है, और अगर कोई इश्यूज हो तो वो अपने राइट्स के लिए फाइट भी करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है लेबर्स की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होती है, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा होती है। सो पीपल आर रेडी टू वर्क फॉर लोअर वेजेस बट दे आर ऑल्सो लैकिंग इन स्किल्स। दे आर पुअरली एजुकेटेड एंड ऑफन अनलेटर्ड टू and are unable to meet the need of modern industries. Many workers have to be sent abroad for training. लेकिन जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, तो लोग क्या है तो ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग जो है वो कम तनख्वाह में, कम पैसे में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, इनके पास स्किल्स नहीं होती है, ठीक है, उतनी इनको चीज़ों की मतलब नॉलेज नहीं होती है, काम कैसे करना है वो उनको उतना पता नहीं रहता, और ये लोग उतने एजुकेटेड भी नहीं रहते, पढ़े लिखे भी नहीं रहते, और एक अनलेटर मतलब उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते, और इनको ये भी नहीं कि है कि मतलब जो इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट भी नहीं करते, उनके हिसाब से वो काम भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे वर्कर्स को क्या है, बाहर भेजा जाता है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन रीसेंट टाइम्स ऑफ कंपनीज हायरिंग मच लेसर परमानेंट एम्प्लॉयज. They keep contractor staff, hire workforce through contractors and outsource work. This help companies save in labor costs. This situation is very different from developed countries. अब एक बहुत ज़्यादा चेंज देखा गया है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में।
रिसेंट ईयर्स में, तो कंपनीज क्या करती है, परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं हायर करती है, इससे उनका बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को रखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो रहते हैं उनको उतनी ज़्यादा उनको वेजेस देनी नहीं पड़ती, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्टाफ या वर्कर्स जो हैं उनको हायर कर लेते हैं। अब या तो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू या तो कोई आउटसोर्स मतलब किसी और को कॉन्ट्रैक्ट में काम दे देते हैं, तो वो जो है कंपनी उनको उनके काम जो है उसको मैनेज करती है। तो इससे कंपनी का लेबर कॉस्ट जो है कम हो जाता है। ये सिचुएशन जो है ये डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने लेबर के बारे में देखा, अब हमको कैपिटल के बारे में देखना है। तो कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसा हम इंडस्ट्री सेटअप करने में लगा रहे हैं उसको कैपिटल बोला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कैपिटल। टू मेक कैपिटल अवेलेबल मेनी इंस्टीट्यूशन नीड टू बी एस्टैब्लिश। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो क्या है, कैपिटल, पैसा। तो अब जो है ये जो कैपिटल है, पैसा है, ये बहुत बड़ा फंड होता है ना। हम यहाँ पे जब कुछ लाखों में बात नहीं, यहाँ कई करोड़ों में बात होती है। तो ये जो कैपिटल है, ये जो पैसा है, उसको उसकी अवेलेबिलिटी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हम शेयर मार्केट से पैसा वो कर सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हेल्प करते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, उनको कैपिटल मिल सके ताकि वो फैक्ट्रीज को सेट कर सके। तो इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स एक्सिस्ट सो दैट पीपल डू नॉट लेट देयर वेल्थ डाई आइडल बट इन्वेस्ट देम टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि हमको पता है जो बैंक्स होते हैं वहाँ पे हम पैसे रखते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा जो पैसा है उसमें कुछ हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक क्या करता है, आपने जो पैसा दिया, ठीक है, इसका प्रोसेस होता है। तो आपने जो पैसा दिया वो तो अभी आइडल पैसा है, ठीक है, आपने पैसा आपको यूज़ नहीं करना है। तो वो पैसे क्या करते हैं, वो जो भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको बड़ा बड़ा जब अमाउंट चाहिए रहता है तो वो उनको दे देते हैं। इन रिटर्न में जो उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो आपके प्रॉफिट में आता है। तो इस तरीके से जो चेन है वो चलता रहता है बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से। अब जो है यहाँ पे उनको कैपिटल मिल गया और अर्न प्रॉफिट भी हो गया। तो प्राइवेट कैपिटल इज इन्वेस्टेड सोली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सच कैपिटल इज इन्वेस्टेड ओनली इन प्लेसेस वेयर प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन टेक्सटाइल मिल्स इन मुंबई हैड हैपेंड फॉर द सेम रीजन। प्राइवेट कैपिटल मतलब पूरा जो है एक व्यक्ति जो है सोली जो है अपने पैसे लगा रहा है, तो ये जो है इन अपने प्रॉफिट के लिए ही होता है। और सच ये जो कैपिटल जो है, ये जो पैसा जो लगाया जाता है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। और इन्वेस्टमेंट जो है जो प्राइवेट कैपिटल जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स है मुंबई में, उसमें किया गया था। तो इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करता है तो ये सेम लॉजिक नहीं होता। तो जब हम कोई प्राइवेट फर्म है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई इंडस्ट्री सेटअप करती है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए करती है। और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट रेलवेज को डेवलप कर रही है या गवर्नमेंट कोई पार्क डेवलप कर रही है या गवर्नमेंट कुछ और वर्क कर रही है, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ पे लोगों की भलाई के लिए कर रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड बैलेंस डेवलपमेंट आर द फैक्टर दैट ड्राइव गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। द स्टील प्लांट ऑफ भिलाई इज अ केस इन पॉइंट। तो अब जो है जैसे कि हमको कोई बैकवर्ड रीजन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे डेवलपमेंट लेके आना है। तो डेवलपमेंट कैसे आएगा, जो इंडस्ट्रीज है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री सेटअप हो सके ताकि वहाँ के जो लोग रहने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, उन जो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका यूज़ हो सकते और एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सके ताकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके और गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी मिल सके। तो ऐसा ही एग्जाम्पल है स्टील प्लांट जो भिलाई में सेटअप हुआ था। उसके बाद जो है हमको टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है। तो The more modern the technology, the cheaper and easier it becomes to produce in large quantities. तो जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी तो हमको सस्ते में और ईजिली जो है लार्ज क्वांटिटी में हमको प्रोड्यूस मिल सकेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज लेड टू हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, whereas the lack of development of modern technology has led to the slower industrialization in developing countries. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम डेवलप्ड कंट्रीज
टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजीज एडवांस होती है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ करके वहाँ पे हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, हायर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ये प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो उतनी ज़्यादा एडवांस हमको पता नहीं होती, वो उतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्रोथ है वो क्या होता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज स्मॉलर होता है, स्लोअर होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प न्यू रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, हाई क्वालिटी स्टील फ्रॉम द हाई क्वालिटी आयरन ओर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नए रिसर्च पर आधारित होता है। तो हम अगर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है तो नई नई रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, नई नई टेक्नोलॉजीज का आना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। जैसे कि अगर हमारे पास आयरन ओर है, हाई क्वालिटी आयरन ओर है, तो हाई क्वालिटी आयरन ओर है तो उससे हमको एक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, कुछ रिसर्च होना चाहिए ताकि हम हाई क्वालिटी स्टील बना सके। अब वो आयरन ओर है, उससे तो चल रहा है, स्टील बन रहा है, तो भाई हमें हमेशा जो है हायर क्वालिटी में जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन हाई क्वालिटी स्टील फ्रॉम पुअर क्वालिटी आयरन ओर इज पॉसिबल ओनली थ्रू रिसर्च। और अगर हम इसी तरीके की बात करें तो अगर हमारे पास पुअर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है, लेकिन इसका यूज़ करके भी हम कैसे हाई क्वालिटी स्टील बना सके, तो ये एक चीज़ होता है रिसर्च का दायरा, जहाँ पे हमको इस चीज़ों में रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर न्यू ऑटोमेटिक मशीन्स दैट हेल्प प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑटोमेटिक मशीन्स की ज़रूरत है, जिससे क्या है हम हाई क्वालिटी प्रोड्यूस जो है लार्ज क्वांटिटी में कम समय में बना सके। तो मेकिंग एफर्ट टू फाइंड आउट about other countries using communication methods has become very vital and helps industrialization. Today there is lots of competition between companies which make imperative use of latest technology to ensure quality and scale. तो हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, हमें कि हम जो दूसरी कंट्रीज क्या कम्युनिकेशन मेथड्स यूज़ कर रही है, जिससे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टुडे मतलब आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कंपनीज के बीच में बेस में, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अच्छी क्वालिटी और स्केल मतलब क्वांटिटी में चीज़ें बना रही हैं। फॉर दिस मेनी कंपनीज टाई अप और एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कंपनीज दैट हैव न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, इंडियाज हीरो कंपनी टाइड अप विद होंडा कंपनी ऑफ जापान टू प्रोड्यूस हीरो होंडा मोटरसाइकिल। तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स आपने सुना ही होगा। तो इंडिया का जो हीरो कंपनी है उसने जापान की होंडा कंपनी से टाई अप किया, कोलैबोरेशन किया, और ये दोनों साथ मिलके हीरो होंडा के मोटरसाइकिल्स बना रहे थे। तो अभी की डेट में जो है हीरो और होंडा अलग अलग हो गए हैं, और हीरो के जो मोटरसाइकिल्स हैं और बाइक्स हैं और स्कूटीज़ हैं वो अलग बन रही हैं और होंडा की अलग बन रही हैं। उसके बाद हमको देखना है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की। तो हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग अलग होता है। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर भी जो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रोसेस डिपेंड करता है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी टू। इफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डज नॉट हैव लिबरल टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विल नॉट चूज टू सेट अप इंडस्ट्री इन दैट कंट्री। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वहाँ जो रिलेटेड गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। अगर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो लिबरल ना हो, लिबरल मतलब उसमें छूट ना हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो इंडस्ट्री सेटअप करने वाले जो लोग हैं जिन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जा रहा है, वो उस कंट्री में सेटअप नहीं करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट इन कंट्रीज वेयर पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल, वेयर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मिनिमम, वेयर द बेसिक फैसिलिटीज सच एज लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट इज ऑर्गेनाइज। तो इंडस्ट्रीज उसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहाँ पे पॉलिसीज फ्लेक्सिबल हो, जहाँ पे जो पॉलिसीज है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, इतनी ज़्यादा मतलब रोक टोक ना हो कि इंडस्ट्रीज सेटअप करने का वहाँ कोई तात्पर्य ही ना बने।
तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कम होना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट ये भी होना चाहिए। उसके बाद हमको देखना है इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, तो 3 मेन पॉलिसीज हैव बीन मेड विच आर फॉलो। सो 3 मेन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो सेटअप की गई थी, उसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कितने ज़्यादा छूट दी गई है, ठीक है, क्या मतलब खुले मतलब आप कितनी छूट से वहाँ काम कर सकते हैं। तो liberalization means making easy the rules and process and reducing license and permits so that foreign companies set up factories in India using new technology। तो liberalization का मतलब क्या होता है, क्या रूल्स और प्रोसेस है, क्या लाइसेंस की ज़रूरत है, क्या परमिशंस की ज़रूरत है ताकि फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके। तो This was taken to boost industrial development in 7th 5-year plan. It was further promoted in 8th 5-year plan। तो ये इसलिए सेटअप किया गया लिबरलाइजेशन पॉलिसी ताकि कोई भी जो फॉरेन कंट्री है वो हमारे कंट्री में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनको बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत ना रहे, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण वो इरिटेट ना हो जाए और ये सोचे कि भाई यहाँ तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये 7th 5-year प्लान में जो है वो लाया गया, उसके बाद फर्दर उसको प्रमोट किया गया 8th 5-year प्लान में। तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। तो जो प्राइवेट कंपनीज क्या होती है, जो किसी इंडिविजुअल की होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होती है और गवर्नमेंट जो सेटअप करता है उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो सेलिंग पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट प्लेयर्स बाय द गवर्नमेंट इज प्राइवेटाइजेशन। तो जो भी पब्लिक एंटरप्राइज है उसको प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप है उसको सेल करना क्या कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, डिमांड रोज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, सो as also to close down public enterprise chronically in loss। तो देखिए जो गवर्नमेंट के जो कुछ पब्लिक सेक्टर जो कुछ एंटरप्राइजेस थे, ठीक है, वो लॉस में चल रहे थे। गवर्नमेंट में जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा उतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती है, उतना मतलब देख रेख करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो क्या होता है पब्लिक सेक्टर लॉस में चलने लग जाता है जो भी एंटरप्राइज है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको प्राइवेट जो सेक्टर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स है, उनको सेल आउट कर देती है ताकि जो ये लॉस है वो ना हो सके। तो ये जो कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, तो गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया है, पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ऐसा प्रोसेस गवर्नमेंट बिगैन टू सेल पार्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो क्या करने चालू कर दिया कि कुछ पार्ट जो है, ठीक है, कुछ पर्सन जो है वो क्या कर देती है, प्राइवेट सेक्टर्स को क्या कर देती है, बेच सकती है, तो बेच देती है। तो एज अ रिजल्ट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द मैनेजमेंट इंक्रीज एंड एडिशनल रिसोर्सेज कुड बी जनरेटेड। तो इससे क्या हो जाता है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उस इंडस्ट्री को चलाते हैं। तो इससे जो है मैनेजमेंट जो है ईजी हो जाता है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं और जो है जो लॉस है उसको वो इनक्योर कर पाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिंस 1980 or 90s, not just capital but services, labor, resources began to free move from one country to another। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पूरी जो दुनिया है वो एकजुट होकर रहे, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से 1980s और 90s में तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही नहीं, सर्विसेज, लेबर, रिसोर्सेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्रीली मूव होता है। मेन स्ट्रेस ग्लोबलाइजेशन का क्या था कि जो कंपटीशन है नेशनल और इंटरनेशनल फर्म्स में, वी कैन अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन इन 2 ways। तो 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इंटरनेशनल बन गया, ठीक है। तो कोई भी, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा, कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो बैरियर्स जैसे है प्रोड्यूस में, लेबर है, कैपिटल में, थॉट में, कल्चर में, इसको कम किया गया ताकि एक्सचेंज हो सके, आइडियाज़ एक्सचेंज हो गए। अगर हमारी जो कंट्री में है स्किल्स ज़्यादा है कुछ चीज़ों को लेके, लोगों को जानकारी ज़्यादा है चीज़ों को लेके, तो हम बाहर के देशों में जो है जैसे मैं बाहर में काम करना चाहती हूँ तो मेरे पास उतनी रोक टोक नहीं रहेगी, उतनी मुझको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना पड़ेगा बाहर की कंपनीज में, बाहर के कंट्री में काम करने के लिए। तो यही प्रोसेस क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। तो बिना रोक टोक के, हिंड्रेंस मतलब बिना रोक टोक के हम इन चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें। और पॉलिसीज
जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को उसको एनहांस कर सके, ताकि जो है लिबरल पॉलिसी जो है, लिबरलाइजेशन जो है वो जारी रह सके। उसके बाद हमको देखना है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।